नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने जो फर्स्ट ग्रेड का पीजीटी का जो बैच स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो बैच चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स टाइप में। ठीक है, रैंक बूस्टर जो फ्री कोर्स है वो चल रहा है। उसमें हमारा जो एक टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये बैच उनकी तैयारी में बहुत अच्छा साबित होने वाला है और आपको एक बेहतरीन सिलेक्शन दिला के जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी एक अच्छी रैंक के साथ आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी है। लेकिन आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जुड़े रहें और हर एक वीडियो को देखें। जो प्रैक्टिस सेट है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, वो सभी प्रैक्टिस सेट है उनका सोल्व करते रहें। जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप और चैनल के जो टेलीग्राम के जो चैनल के जो लिंक दिए, उन सभी को ज्वाइन कर लें। क्योंकि हम मैं जो और इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो के लिंक्स होते हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक्स है, और जो असाइनमेंट्स के जो होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट्स हैं उन सभी को मैं उन ग्रुप्स में पोस्ट करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस पे देखने को मिलेंगे, वो भी हमारे वहां पर शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक है वेक्टर्स, उसके बारे में। ठीक है, तो बिना आपका टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो वेक्टर होता क्या है। ठीक है, कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो वेक्टर से पहले हमें देखना होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी यूनिट। ठीक है ना दोस्तों, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये क्या हो गया उसका एक यूनिट होगी। ये तो असेंशियली है, ये तो कंपलसरी है कि ये दो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड। देखना आप वेक्टर की बिल्कुल फील आएगी। और तीसरी जो क्वांटिटी होती है, तीसरी जो चीज है वो है डायरेक्शन। ये मे और मे नोट भी, मे और मे नोट। ठीक है दोस्तों, कि इसकी जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ में अगर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़े तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन क्या, देखना इसका आंसर अभी मिलेगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब। लेकिन क्या डायरेक्शन होना ही वेक्टर क्वांटिटी का संकेत है? कि अगर मान लो किसी चीज की डायरेक्शन है, किसी चीज की फिक्स डायरेक्शन है, तो क्या वो जरूरी है कि वो वेक्टर ही होगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे करंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे क्या है हमारी करंट। अब करंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? करंट फ्लो होती है तो फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसी क्या चीज है जो हमें ये बताए कि क्वांटिटी वेक्टर है या वेक्टर नहीं है? ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, बहुत सारी क्वांटिटी जैसी होती हैं कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ में हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो सफिशियंट नहीं है। ये डेफिनेशन ये बोलना हमारे जो चीजें हैं वो सफिशियंट नहीं है, तो फिर क्या है सर? ठीक है, तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा वेक्टर और कौन सी स्केलर है? ठीक है दोस्तों, तो लिखो हेडिंग दो। यहाँ पर लिखेंगे हम स्केलर, स्केलर, और यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर। जिससे अभी देखो अभी डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि इधर हम स्केलर क्वांटिटी के स्केलर के बारे में लिखेंगे और इधर हम वेक्टर के बारे में लिखेंगे। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसका मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, कि केवल इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? जैसे मास है, टेम्परेचर है। ठीक है, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी हो गई, स्पीड हो गई, ये सब चीजें और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जैसे एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें हैं वो सभी किस में आ जाती है? स्केलर में आती हैं। अब बात करते हैं हम बात करते हैं वेक्टर की। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगा? डायरेक्शन होगी। एंड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन के लिए जो ट्राइंगल लॉ होता है। ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटीज में। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो क्वांटिटी क्या करनी चाहिए? वेक्टर एडिशन के लिए जो ट्राइंगल लॉ उसको फॉलो करनी चाहिए। फॉलो फॉलो ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
देखो आपने बहुत अच्छी चीज सीखी होगी, जैसे करंट है ना, करंट की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड हो गया एम और उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता उसके पास वो जो वेक्टर एडिशन के लिए जो ट्राइंगल लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करती, इस वजह से वो क्या नहीं है, वेक्टर नहीं होती है। अब आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। और अब जब दो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं, जब दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे 2 और 3 को ऐड करिए तो 5 आएगा। लेकिन अगर मान लो वेक्टर में किसी का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर क्वांटिटीज में किसी का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का 3 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो 5 है। 5 से कम भी हो सकता है, 2 और 3 से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो वेक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, वो वेक्टर्स कैसे हैं कि वो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, वो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, वो वेक्टर्स एक प्लेन में कोई एंगल के साथ जुड़े हुए हैं, वो वेक्टर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। इस वजह से वो उन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, बोलो। सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल है अलजेब्रिक सम या एडिशन, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, जो ट्राइंगल लॉ है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप मैग्नीट्यूड को चेंज करते ही क्वांटिटी चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ठीक है, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड ओनली बाई, ओनली बाई इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू को आपने चेंज कर दिया तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसमें आप लिख सकते हो कि अगर वेक्टर्स को चेंज करना है तो उसकी वैल्यू में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो, और दोनों को चेंज करके भी हम वेक्टर है उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, अब वेक्टर्स है, वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल है, वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फोर्स है। ठीक है, क्योंकि फोर्स की पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, फोर्स हो गया हमारा, ठीक है, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां पर अगर तुम बात करोगे तो स्पीड हो गया, इनके एग्जाम्पल क्या है, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया हमारा, टाइम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है, स्केलर जो वैल्यूज होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, उनके एग्जांपल्स हैं, वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अब सिंपली हम देखें तो हमारे जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, हमारे जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के टाइप्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइप है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा होता है वो कौन सा, सबसे फर्स्ट टाइप लिखो, टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट लिखो। हम आगे एक दूसरी स्लाइड है वो ओपन करता हूँ। फर्स्ट है हमारा कौन सा, इक्वल वेक्टर। फर्स्ट कौन सा है, इक्वल वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, टू वेक्टर्स हैविंग, अब इसका मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर्स में क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वो इक्वल कब कहलाएंगे, जब जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है इसके बराबर में एक दूसरा वेक्टर है। ठीक है, वो दो वेक्टर्स तब बराबर कहलाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन नहीं है, तो भी इक्वल नहीं कहलाएंगे। अगर मान लो डायरेक्शन बराबर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो भी वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, हैविंग, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर। ठीक है ना दोस्तों, कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी दो सेम तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम ही क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा आता है पैरेलल वेक्टर, दूसरा आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है दोस्तों, दो वेक्टर्स है पैरेलल कब कहलाएंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल तब कहलाएंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अब मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब देखो, मैं डायरेक्टली सिंपली लिखते हैं सेम डायरेक्शन,
दो वेक्टर्स हैं कब कहलाएंगे पैरेलल है, जब वो क्या हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। तीसरा है एंटी पैरेलल, तीसरा हमारे पास है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक्स एक्सिस में, लेकिन डायरेक्शन होगी, एक ही प्लस एक्सिस की तरफ है तो दूसरी क्या होगी, माइनस एक्सिस की तरफ होगी, वो हमारा क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, आगे कौन सा है हमारा, आगे आता है हमारा यूनिट वेक्टर। आगे क्या आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, केवल यूनिट हो। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड अगर यूनिट है तो फिर ये वेक्टर आता क्यों है, हम यूनिट वेक्टर पढ़ते क्यों हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। ठीक है ना दोस्तों, कि यूनिट वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसको जैसे मान लो कोई भी, मान लो तुम ए वेक्टर लिखते हो तो उसको मैग्नीट्यूड और ए कैप लिखते हो कि नहीं लिखते, ए कैप, ठीक है ना, तो ये ए कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये ए कैप है, ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। आगे देखेंगे हम यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं वो सब चीजें। ठीक है, अब एक आता है हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, जीरो या फिर नल वेक्टर, जीरो या फिर नल वेक्टर क्या होता है, जीरो और नल वेक्टर है। ठीक है, अब जी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कोई भी कार है, कोई भी कार है, कार है हैविंग, जैसे कार हैविंग वेलोसिटी ऑफ रेस्ट, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी कार है रेस्ट में है, कोई भी कार क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो किसको बताएगी, नल वेक्टर को बताएगी, क्योंकि रेस्ट में है तो इसका मतलब वेलोसिटी है ही नहीं उसकी, ठीक नहीं है, तो वो वाली चीज है। ठीक है, अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। एक आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है जो वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, ऑल वेक्टर सेम डायरेक्शन, कोलिनियर्स की सभी की क्या होगी, सेम डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर जो वेक्टर्स हैं वो कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, हमारी सेम है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है इनका, कोलिनियर वेक्टर्स में आप देख सकते हो उनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब एक आता है हमारा कोप्लेनर। देखो कोलिनियर और कोप्लेनर में आप वो मत होना, कोप्लेनर वेक्टर। देखो ये डेफिनेशंस में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, कई बार हमारे क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसी चीजें दी हुई होती हैं, हमें वेक्टर पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर को हमें बहुत अच्छे तरीके से वेक्टर को सीखना है। ठीक है, तो वो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन दिख रहा है ना आपको, जैसे ये मान लो हमारा कौन सा प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, हमारे कोप्लेनर होंगे। ठीक है, सेम प्लेन वाले वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एक आता है हमारा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिनका एंगल कितना हो दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल कितना हो, एंगल 90 हो। जो दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, अब एक आता है कॉनकरेंट वेक्टर्स। एक आते हैं हमारा कॉनकरेंट वेक्टर्स है, कि ऐसे वेक्टर्स है,
ऐसे वेक्टर्स है जिनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। एक होता है हमारा एक्सियल वेक्टर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे काम आता है। एक हमारा क्या होता है, एक्सियल जो वेक्टर है वो क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रोटेशन एक्सिस होती है ना, उसके अलोंग होती है। जैसे मान लो ये मास है, कोई भी ये मास है, ये मास इस प्लेन में मोशन कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इस एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर होता है, इस एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीजें थी हमारी, ये सभी चीजें हमारे सामने थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, एक टेबल लगाना भूल गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं उसको, लिख लेते हैं कि मैंने समराइज किया था, उस टेबल को मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। समराइज की भी है कि एक साइड में वेक्टर लिखे हुए, एक साइड में उनके मैग्नीट्यूड है और एक साइड में उनके क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन या फिर एंगल है। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे मैंने बता दी, वही सारी चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें थी। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन लिखना आप, लिखो एक क्वेश्चन। स्टेटमेंट है दो, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which does not, which does not have direction must be scalar। ठीक है, स्टेटमेंट बी है, फिजिकल क्वांटिटी which have, which have direction must be vector। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है, बोथ ट्रू है, ठीक है, या फिर बोथ फॉल्स हैं। ठीक है, ओनली ए ट्रू है। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, ओनली बी ट्रू है। बताओ इसमें से, देखो दो हमारे पास क्या है, देखना ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा है। एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या होगी, मस्ट भी स्केलर होगी। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन नहीं होती तो वो कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा है कि फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्शन है, विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर। अभी मैंने बताया था कि जैसे करंट है, करंट है, करंट की डायरेक्शन तो होती है लेकिन करंट क्या वेक्टर है, नहीं है। वो किसको फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो केवल जो ए स्टेटमेंट है वो ही आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कि कोई भी, अब हमें देखना है कि हमें मान लो कोई भी वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो वेक्टर्स के एडिशन का ट्राइंगल लो क्या है, ट्राइंगल जो लो है वो क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लो क्या है, इसके अनुसार देखो कि आपके पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। एक वेक्टर का जो यहाँ से जो एक वेक्टर का हेड है दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, एक के बैक टू बैक दो वेक्टर्स लगे हुए हैं। तो अगर पहले के टेल से दूसरे के हेड को आप डायरेक्टली जोड़ देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है ना, कि दो वेक्टर्स आपके पास हैं, इनको देखो और सही से बनाता हूं मैं, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा हमें, आर, इस तरीके से मिलेगा। ये एक ट्राइंगल की तरह होंगे, एक नहीं होंगे, सही है ना। तो इस तरीके से, तो आर वेक्टर है वो क्या होगा आपका, ए प्लस बी, आर वेक्टर है वो क्या होगा आपका, ए प्लस ए बी होगा। इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, हमारा ट्राइंगल लो होता है। अब इसके लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे लैंग्वेज काम ही नहीं आएगी,
सही है कि नहीं? तुम्हें तो क्वेश्चन सोल्व करना है या फिर कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि एक का बैक टू बैक अगर दो वेक्टर्स जुड़े हुए, देख लो एक का एंड दूसरे फर्स्ट जहां से स्टार्ट होता है दूसरे का एंड हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरे का एंड, तो फर्स्ट का स्टार्टिंग और दूसरे का एंड पॉइंट को अगर आप मिला देते हो सीधा, तो वही हमारा क्या, तुम्हारा क्या होता है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो आती है। ठीक है कि नहीं है? ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। दूसरी बात है, अब एक आता है हमारा कि जो समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसका मतलब देखो कि मान लो एक पैरेलल दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इस तरीके से, ये एक वेक्टर और ये पैरेलल है कि नहीं, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये जो इसका जो ये वेक्टर है ये क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, वही वाली बात होगी ये ट्राइंगल वाली कि आर वेक्टर है वो क्या होगा हमारा ए प्लस बी, आर वेक्टर है वो क्या होगा हमारा ए प्लस बी बोल दो, या फिर तुम क्या बोल दो, बी प्लस ए बोल दो, ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये तो दो वेक्टर्स की बात हुई, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो भी कोई बात नहीं है, जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, फिर ये वेक्टर है, ठीक है, फिर आपके पास ये वेक्टर है, इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको जोड़ना हो तो देखो ऐसे जोड़ते जाओ, इन दो का रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए और बी है, ये मान लो आपके पास क्या है ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, ये आपके पास ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। अब ए प्लस बी और ये वही ट्राइंगल दो लगा दो इसमें, तो ए प्लस बी और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया, ए प्लस है बी प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका ये मान लो डी वेक्टर है, तो आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा दोस्तों, यहां लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस है बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस तरीके से अगर मान लो कोई भी सिस्टम ऐसा दिया हुआ है उसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे ये सिस्टम मैंने बनाया है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो उनको अगर ऐड करना है तुम्हें, उनको जोड़ना है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दो को जोड़ो, एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल लो से उसके रिजल्टेंट निकालो, उसका रिजल्टेंट और तीसरे वेक्टर को ले लो, जैसे ये देखो हमने इसका रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट है, ये था कि नहीं था, इसको लिया, ठीक है, इस तरीके से इसको लिया और इसके बाद में ये सी के साथ में फिर ये हमने निकाल लिया, आगे चलेगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक चीजें हैं वो निकाल सकते हैं और इनको देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं, कोई भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट कैसे लेते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो अगर तुम एक्स एक्सिस में देखोगे, अगर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, एक्स एक्सिस में मान लो इसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स है, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है, ए वाई है, तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए कोस थीटा, ए एक्स की जो वैल्यू क्या होगी, ए कोस थीटा, जहां ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है कि नहीं है? अब ए वाई है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए साइन थीटा होगा। देखो दोस्तों आप निकाल सकते हो इन चीजों को, या फिर सीधा तरीके से याद रख सकते हो कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेना है तो हमेशा क्या आएगा, कोस थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि वही वाला नियम, जैसे ये देखो, ये आप देखोगे तो ये है, ये वेक्टर है, ये एक्सिस हमारी ए एक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये 90 एंगल है कि नहीं, यहाँ पर पेंडिकुलर डाला हमने तो ये 90 है कि नहीं है, सही है, तुम्हें ए एक्स सही है कि नहीं है, सही है, तो ए एक्स से ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये क्या है, उसका बेस है, ये हाइपोटेनियस है कि नहीं है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है कि नहीं होता है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए कोस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ए क्या उसका, ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, अब ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा, तो आप देख रहे हो ये ए वाई है, ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होगा कि नहीं होगा, ये सेम ही तो है, ये सही है ना, ये भी ए वाई होगा भाई, पैरेलल ही तो है दोनों चीजें, तो ये वाई होगा, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कंपोनेंट, ए साइन थीटा आ जाएगा। तो एक ए कोस थीटा हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा जो कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर है उसका क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कंपोनेंट के रूप में ऐसे दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आपको दिया गया है। अब तुम्हें कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्या लिखोगे, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लेके आप क्या लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो कि जो जो कोएफिशिएंट है यूनिट वेक्टर्स के जो जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मान लो, ये देखो ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इफ वेक्टर्स मेकिंग, इफ वेक्टर मेकिंग एल्फा बीटा और गामा, एल्फा बीटा गामा एंगल फ्रॉम एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक्स वाई और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा बना रहे हैं। देन आपका देखना, ये देखो यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। देन क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। और एंड अगर तुम साइन स्क्वायर में देखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर जो गामा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा बना रहा है, तो आप कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा निकालो और उनका स्क्वायर करके ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, और साइन करते हो तो क्या आती है, 2 आती है। जहां कोस अल्फा अगर देखोगे, कोस अल्फा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल कितना होगा, ए एक्स अपॉन ए, कोस अल्फा क्या होगा तुम्हारा, ए एक्स अपॉन ए। जैसे पीछे मैं देखता हूं तुम्हें, देखना ये रहा, अब देखो ये थीटा एंगल बना रहा है ना, थीटा एंगल बना रहा है तो कोस थीटा लिखोगे तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, ए एक्स अपॉन ए। इसी तरीके से आप देखो साइन के अंदर वाई एक्सिस से, मतलब जैसे मान लो ये साइन के रूप में लोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो साइन थीटा में आ जाएगा, सही है कि नहीं है। तो ए एक्स अपॉन ए, इसी तरीके से वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो ए वाई अपॉन वाई, ए वाई अपॉन ए, और जेड एक्सिस से बना रहा है तो ए जेड अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, मान लो मैं बोलता हूँ कोस बीटा है वो क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, ठीक है। और कोस जो गामा है वो क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए। ये 3 एंगल्स हैं हमारी, ये 3 क्वांटिटीज हैं, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए। तुम देख सकते हो, इनको प्रूफ कर सकते हैं, हम इनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट चीजें लिखी है उसको मैं लिख रहा हूं, देखना। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की मैं वैल्यू में लिख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अपॉन ए स्क्वायर सभी में है तो वो कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को तुम ए स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर रूट। तो अब तुम्हें अगर इनका स्क्वायर कर दोगे, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा कि नहीं, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये क्या हमारा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर जो गामा है वो क्या हो गया हमारा, 1 हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से तुम साइन वाली क्वांटिटी उसको भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बीटा और गामा बनाता है तो हमेशा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है, हमेशा ही 1 आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखना, समझना और करना। एक क्वेश्चन है कि कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर ए है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रूट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, रूट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेट मेड एंगल बाई एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्स एक्सिस से मान लो हम क्या बोल रहे हैं, कोस अल्फा क्या होता है, ए एक्स अपॉन ए। मान लो अल्फा एंगल बना रहा है,
सही है कि नहीं? तो कोस अल्फा क्या होता है हमारा ax अपॉन ए। ax क्या होता है आई कैप का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है √2 अपॉन ए। अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, जे स्क्वायर 1 + 1, तो ये कितना हो गया, एफ कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 और 4 कितना होता है 2। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपॉन 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 1 अपॉन √2 हो गया कि नहीं हो गया। अब कोस थीटा में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई 1/√2, 1/√2 आई। तो अल्फा की जो वैल्यू है दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2 कितना होता है 5/4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोस और साइन में जो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो 5/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू है कितनी आई आपकी 5/4 आई या नहीं आई। इस तरीके से, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कोस बीटा। कोस बीटा क्या होगा हमारा ए वाई अपॉन ए। कोस बीटा क्या होगा ए वाई अपॉन ए। ए क्या है 1 और ये क्या है 2। ए वाई की जो वैल्यू है कोफिशिएंट है 1, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 हो गई। अभी कितने एंगल डिग्री का एंगल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सिमिलरली अगर तुम देखो, सिमिलरली अगर हम देखें कोस गामा, कोस गामा क्या होता है एजेड अपॉन ए। एजेड अपॉन ए, एजेड की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो ये जो गामा की जो वैल्यू है, गामा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, गामा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक एक्सिस से बनाए गए एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया है, अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर की सहायता से हम वो वेक्टर किसी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये चीजें क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको किया गया है, इसी पे बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो किया गया है, ये रहा। ठीक है, एक एंगल है, ठीक है, दी एंगल्स विच ए वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप है, आई कैप जे कैप और के कैप मेक्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर। ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वो आपको क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो मान लिया हमने एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 + 1 + 2, तो ये 2 होगी कि नहीं होगी 1 अपॉन √4, √4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, सॉरी 1/2। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे, इसी तरीके से आप देखोगे कोस बीटा, कोस बीटा की वैल्यू भी 1/2 होगी कि नहीं होगी। और कोस गामा की जो वैल्यू है, कोस गामा की वैल्यू है वो क्या होगी कोस गामा की √2 अपॉन 2, तो ये 1/√2, 1/√2 कितनी होती है 45 की। तो इसका मतलब इन दो में से होगा। जेड एक्सिस से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दो में से होगा। अब देखो सीधा मालूम, अब 1/2 कितना का होता है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। मान लो मालूम होता है वैसे तो 1/2, ठीक है, साइन में 1/2 कितने का होता है 30 का होता है, तो कोस में कितने का होगा 60 का होगा। सही है ना। ऐसे ही मान लो कोई दूसरी वैल्यू आ जाए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 1/3 आ गया, फॉर एग्जांपल हम देखें कि 1/3 आ गया, हमें नहीं मालूम होता है ना 1/3, तो ऑप्शन से आप देख सकते हो। अब ये तो मालूम चल गया ना कि तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल एंगल नहीं बना रहे, लेकिन ए और बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, तो दो एंगल सेम होंगे, तीसरा नहीं होगा, यही दिख रहा है। ठीक है, तीस एक एंगल आ गया, तो इस तरीके से ऑप्शंस को आप कट करके जो ऑप्शन है सही है वो हमें क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो, ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब देखो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, कोई भी वेक्टर है उसका रिजल्टेंट हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमें देख लिए। लेकिन मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं थीटा एंगल पर हैं, कोई भी दो वेक्टर है, जैसे मान लो कलर चेंज, मान लो ये ए वेक्टर है हमारा, ये हमारा क्या है बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लिया और ये कितना मान लिया हमने बी वेक्टर मान लिया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है ये आर। ठीक है, तो आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा।
ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं चीजें। रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। अब थीटा ये आर और एक्सिस ए के बीच या आर और बी के बीच का एंगल नहीं है। यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो क्या है, कंप्लीट दो वेक्टर्स ए और बी हैं। जो ए और बी दो वेक्टर्स हमारे को दिए गए हैं, कंप्लीट उनके बीच का एंगल है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना, किस तरीके से क्या चीजें दी हुई है, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर देखो, ये चीज हो गई, रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू जीरो है, अगर थीटा इक्वल टू जीरो है तो कोस थीटा इक्वल टू जीरो, कोस जीरो और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है 2ab। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। अगर थीटा इक्वल टू 90 है, अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो कोस 90 जीरो हो गया कि नहीं हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर, या फिर मैं लिखूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अगर मान लो थीटा इक्वल टू 180 है, थीटा इक्वल टू क्या है 180, मतलब एक इधर है दूसरा वेक्टर क्या है इधर है, तो ये 180 है कि नहीं है, ये हमारा 180 डिग्री एंगल है कि नहीं है। तो अगर 180 है तो यहाँ पर आर रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से इसका मतलब हमें ये मालूम चला, इसका मतलब हमें ये मालूम चला कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए माइनस बी से तो ज्यादा होगा, और हमेशा किसके बीच होता है, ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर कोई दो वेक्टर्स किसी एंगल पर हैं, अगर कोई दो दो वेक्टर्स हैं किसी एंगल से साथ जुड़े हुए, इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा बनता है, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आएगा, ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में आएगी। ठीक है कि नहीं है दोस्तों। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, इसी तरीके से अगर हम देखें कि जैसे ये मान लो, एक मैं चीज और बताता हूं, एक ये ए वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा है हमारा, ए वेक्टर है। ए और बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है नहीं है। ए और बी का बीच में ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल कितना है, अल्फा है। अब देखो, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ये है हमारा रिजल्टेंट, अब मैं ये बी वेक्टर, इस बी वेक्टर को पैरेलल ऐसे बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ये और बी वेक्टर, यही बी वेक्टर, ये बराबर है, मतलब ऐसे देखना, ये ऐसे इक्वल से हैं दोनों। तो ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दिया हमने, बराबर पैरेलल है कि नहीं है। तो ये अल्फा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आपका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा यहाँ पर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है 2ab कोस थीटा होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है टेन अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है टेन अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा। निकाल भी सकते हैं हम, निकाल भी सकते हैं ए प्लस बी, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कोस थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो, यहाँ निकालने के इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल सकते हो तुम आराम से, रफ पे काम करना, घर जाके घर पे आराम से रफ कॉपी लेना और उसमें काम करना कि अल्फा है, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, इसका कंपोनेंट लेना, इसमें साइड में इसका कंपोनेंट लेना, इस साइड में बी के साइड में ले लो, ए के साइड में ले लो, फिर ले लो, सही है नहीं, इसका लो आर का इधर लोगे तो यह हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना टेन अल्फा क्या होता है। सही है, वो सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, कि हम ये जानते हैं, अभी हमने लिखा है कि आर की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या होता है हमेशा ए माइनस बी से ज्यादा और ए प्लस बी के बराबर या फिर उससे कम होता है। इसके बराबर भी हो सकता है ए माइनस बी के। ठीक है, अगर हमारे ए और बी दोनों बराबर हैं, अगर ए और बी हैं दोनों इक्वल हैं, और वो किसके बराबर हैं, ए के बराबर हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आपके जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2। प्रूफ भी कर सकते हो आप, 2a cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट जो वेक्टर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 2a cos थीटा बाई 2 होगी। ठीक है, प्रूफ करके बताता हूं मैं इसको मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कोस थीटा, सही है, 2ab कोस थीटा। अब देखो दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a² कोस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। ए स्क्वायर को मैं बाहर ले लूं, ए स्क्वायर को क्या ले लें, बाहर ले लें, तो ए आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस है, या फिर ये 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 प्लस है 2 कोस थीटा, 2 प्लस है 2 कोस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से भी 2 बाहर, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस है कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सही है कि नहीं है। देखना कैसे एक दूसरे में चीजें आ रही हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 12 के 2 आ जाएगा, तो 2a और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो कोस थीटा बाई 2, तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा 2a cos थीटा बाई 2 भी होगा। सीधा डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, 2a cos थीटा बाई 2 वैसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास है। अब आता है हमारा, अब आता है देखो ये रहा, यदि r इक्वल टू क्या है, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर्स हैं a और b, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर वेक्टर क्या है, ए और बी का सम है, ए और बी का सम है, और उसने दे रखा है, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है कि नहीं होता है, 2ab cos थीटा होता है, लेकिन उसने बोला है कि आर स्क्वायर की वैल्यू केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब cos थीटा की वैल्यू 0, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू 90 पे होती है, इसका मतलब दोनों क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा सही है। ठीक है कि नहीं है दोस्तों। अब देखो आगे चलते हैं हम, बस ये है, ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2, दो वेक्टर है हमारे पास जिनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, दोनों के दो मैग्नीट्यूड है 2 और 2 है, रिजल्टेंट टू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मे बी, रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है। ठीक है, हमें मालूम है कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू क्या हो सकती है, ए माइनस बी से कितनी हो सकती है, ए प्लस बी के बीच हो सकती है, ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच हो सकती है, ए माइनस बी, तो ये तो 0 हो सकता है ए माइनस बी, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है 2, और रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, तो मतलब 0 से 4 के बीच में जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, सही है कि नहीं है। तो 0 से 4 के बीच में क्या 8 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है, केवल उसकी वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। ये था दोस्तों में बेसिक वेक्टर है, वेक्टर के बेसिक्स है उनके बारे में। अब हम देखेंगे कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, कैसे चीजें लिखते हैं, वो सारी चीजें, और उसके ऊपर वेक्टर्स के ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब की चर्चा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी लोग अपने सभी साथियों के साथ, सभी जानने वालों के साथ, सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, जिससे सभी का क्या हो, फायदा हो। और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं।